चलो कर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यानी हम कक्षा 8 की कक्षा 8 की जो इतिहास की पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत भाग नंबर 3, उसी में एक नई इकाई, एक नई पाठ, एक नई इकाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। इकाई का नाम है आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ओके, यानी जब कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है, जब अंग्रेजों का शासन 1857 तक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है, और उसके बाद में यानी भारत का जो शासन है वो अंग्रेजी यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। तो उस समय यानी आदिवासी लोगों पर अंग्रेजों ने यानी कैसे कैसे प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। और जंगलों पर किसका अधिकार कर लिया था? जंगलों पर यानी अंग्रेजी हुकूमत ने अपना अधिकार कर लिया था। तो उनके कैसे उनका जीवन यापन हुआ, कैसे उनको ऐसी कौन कौन सी समस्याओं से जूझना पड़ा, ठीक है। तो देखिए आज का जो अपना लेसन है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्णयुग की कल्पना। 1895 के में बिरसा मुंडा यानी बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में, कहां पर? झारखंड में यानी छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। किसको? यानी बिरसा नाम का एक आदमी। क्या नाम है? बिरसा। ओके, अब यानी लोग कहते हैं कि उसके पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं। क्या उसके पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं? वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है। इन लोगों ने भ्रम फैला रखा था उसके बारे में कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, ठीक है। और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि आदिवासी लोग हैं इन चमत्कारियों को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए उनके पास इन चमत्कारी अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और कहते हैं कि अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की सुरक्षा और उनको दिक्कू यानी बाहरी लोग, दिक्कू किसको कहा गया है? बाहरी लोग। बाहर कहना, अब बाहरी लोग तो कहने का मतलब अंग्रेज हो गए यहाँ पर, बाहर से तो वही है, और बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए ही भेजा है। किसने कहा? बिरसा ने स्वयं। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे, वो उनका नेता बन गया आदिवासियों का, ठीक है। ये कहाँ की बात है? ये बस्तर यानी बिरसा यानी झारखंड का छोटा नागपुर के जंगलों में, ठीक है, वहां की बात है ये। वे उसे भगवान मानते थे। किसको? बिरसा को, ठीक है। उन्हें यकीन था कि वह उनकी क्या करेगा? समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म, देखो ध्यान देना, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा किसमें हुआ था? मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह होता है। मुंडा क्या होता है? एक यानी जनजाति समूह होता है। यानी मुंडा है वो एक यानी जनजाति समूह होता है, छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में यानी इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। बिरसा के आदिवासी, समझ गए? ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण जो पैदा हो रही यानी समस्याओं से बेचैन थे। कौन? ये आपके यानी मुंडा जनजाति, इसके अलावा आपके संथाल और उराव। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका उनकी खतरे में थी और उनका धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। अब देखो उड़ीसा का ये डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं हैं जो बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। देखो बाजार जा रही हैं और नदी से गुजर रही हैं। ये उड़ीसा के कौन सा है? डोंगरिया कंद कबीला। कौन सा कबीला है?
डोंगरिया, यानी देखो अगर इसको आप देखने की कोशिश कीजिए तो ये उड़ीसा का डोंगरिया कंद कबीला है। ठीक है, जो बाजार देखो पानी में से जा रही हैं, कितनी मेहनती है, सिर पर इनके टोकरियां रखी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ऐसे अगर बिरसा यानी किन समस्याओं को हल करना चाहता था, यानी बिरसा है वो किन समस्याओं का हल करना चाहता है। उन्होंने जिन्हें दिक्कू कहा जा रहा था वे भारी लोग कौन थे, अंग्रेज थे। कौन थे वो, यानी अंग्रेज थे। अगर वो कौन थे, यानी भारी लोग कौन थे, अंग्रेज थे। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, और दिक्कू किसको कहा जा रहा था, दिक्कू कौन थे ये भारी लोग, ये भारी लोग अंग्रेज थे। और कौन थे, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया। ठीक है, क्यों बनाया और कैसे बना लिया। अंग्रेजों के राजा में यानी अंग्रेजों की इस राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, और आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों का यानी हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में यानी जो 7th क्लास की बात कर रहे हैं आपको, उसमें जरूर पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और उनकी जो रस्में यानी ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित, किसके द्वारा निर्धारित होती, उनके रीति रिवाज ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत ही अलग थी। ठीक है, किनकी, इन आदिवासियों की। ब्राह्मणों के रीति रिवाज अलग थे, आदिवासियों के रीति रिवाज अलग थे। कहने का मतलब इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब में, एक कबीला होता था, कबीले को कुटुंब में बांध दिया जाता था, यानी कुटुंब में बंधनों में बंधे होते थे। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था, बिल्कुल फर्क था। कई आदिवासी यानी काफी संपन्न थे तो कुछ गरीब थे। ठीक है, यानी कई आदिवासी अपने आप को यानी उनकी सामाजिक परिस्थिति काफी अधिक बलवंत थी। अगर हम बात करें हैं तो कहने का मतलब कि अब है जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, जनजातीय समूह किस तरह यानी जीते थे। अगर हम बात करें कि जनजातीय समूह, जो जनजातीय समूह किस तरह जीते थे अपना जीवन। ठीक है, अब देखो अपनी आजीविका कैसे कमाते थे, यानी किस तरह जीते थे का मतलब अपनी आजीविका किस तरह वो कमाते थे। यानी 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम मैंने बताया कि भूमि का एक टुकड़ा है, उसको जला करके यानी उस जो पेड़ों को जलाने से जो राख बनती थी, उस राख को मिट्टी में मिलाकर उसमें जो मानसून आता था, वर्षा होती तो बीज बोते थे, फसल होती थी। 2-3 साल तक वो ऐसा करते थे। उसके बाद में वो भूमि जब उनकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तो दूसरी नई जगह यानी नई जगह जाते और वहाँ पर नए यानी उन जंगलों को काट करके और नई प्रकार से एक नई झूम खेती करते थे। ये क्रम चलता रहता था। यानी उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घूमंत खेती को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घूमंत खेती को। इस तरह की खेती अधिकांशतः यानी जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए, जमीन तक धूप जरूरी थी पौधे के लिए, क्योंकि जो छोटे छोटे बोए जाते हैं फसल बोए, उसके लिए धूप बहुत जरूरी है। धूप नहीं होगी तो वृद्धि नहीं कर पाएगा, समझ गए? फसल वृद्धि नहीं कर पाएगी तो जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर उसको क्या कर देते थे? साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई जो राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे और इस राख में क्या होती थी? पोटास। ठीक है, जिससे मिट्टी क्या हो जाती थी? उपजाऊ होती थी, फसल का उत्पादन ज्यादा होता था। और वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय, यानी खेतों को जोतना और बीज रोपने की बजाय उन्हें बांस यानी किसमें? बस के खेत, देखो बस खेत में बिखेर देते थे। यानी बीज क्या करते थे? सिर्फ ऐसे बिखेर देते थे, समझ गए? जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते
थे। जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक यानी प्रति का मतलब यानी खाली पड़ी रहती थी, उस पर किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं किया जाता था। अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब घुमंत किसान मुख्य रूप से कहां थे? पूर्वोत्तर यानी पूर्वी और उत्तरी पूर्वोत्तर का बात करें तो कहने का मतलब कि अगर हम पूर्वोत्तर देखो अगर ये हम ऐसे समझने का यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, पूर्वोत्तर पूर्व और उत्तर, ये वाला इस इलाके में ज़्यादा थे लोग, पूर्वोत्तर, समझ गए। यानी घुमंत किसान मुख्य रूप से कहाँ थे? यहाँ देखो कि पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। केवल इसी तरीके से घुमंत खेती कर सकते थे। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो कुछ शिकारी और कुछ संग्राहक इकट्ठा यानी एकत्रित करने वाले संग्राहक, समझ गए। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। बहुत ज़्यादा वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे, समझ गए। यानी वे जंगलों को क्या मानते थे? बहुत ही जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोड़ समुदाय, देखो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला कौन सा समुदाय, कौन सी जनजाति है? खोड़। कौन सी है? खोड़ समुदाय। इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे और जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, यानी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, समझ गए। और उनको स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। यानी जड़ी बूटियों की तो कीमत यानी उनकी मांग थी। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम यानी और पलाश, यानी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़ा व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश, समझ गए, यानी इसकी आवश्यकता होती थी, यानी उसकी जरूरत होती थी। तो यानी उनके फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोड़ समुदाय के लोगों से ही कहते थे। अब देखो ये मानचित्र है आपका, ध्यान देना। इस मानचित्र में आप विशेष रूप से देखो, यानी ये भोटिया, समझ गए। यानी ये आपका कहाँ आ गया? उत्तराखंड में आ गया है। सहरिया और भील ये राजस्थान की हैं प्रमुख, ठीक है। अगर आपकी बात की जाए तो बंजारा ये महाराष्ट्र में आ गई है, ठीक है। संथाल, मुंडा ये सब यानी छत्तीसगढ़ और ये आपका उधर आ गई, ठीक है। और ये देखो बेगास, बंजारा और गोंड ये मध्य प्रदेश के अंदर आ गए। यानी इस चित्र से हमें मिलता है। देखो ये देखो खासी, ये देखो खासी है, नागा है, ये आपके इधर यानी पूर्वोत्तर इलाके, इसकी इधर की जनजातियां आ गई। इससे समझ सकते हैं हम, यानी वन गुज्जर, देखो ये हिमाचल में गुड्डी वन गुज्जर यहाँ पर, समझ गए। इन मानचित्र की सहायता से हम समझ सकते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी जनजाति ज्यादातर निवास करती थी। अगर हम बात करें तो कहने का मतलब उनको किस पर यानी किस पर निर्भर रहना पड़ता था? खोंड के लोगों पर, ठीक है। खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। खोंड कहाँ आया था इसमें? खोंड ये देखो बोंडा, यानी ये देखो उड़ीसा वाला तट आ गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पराजा, बोंडा, आपका ये गोंड, ठीक है। ये अलग अलग यानी जनजातियां हैं। अब देखो आगे कि इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? भाई इनको चावल चाहिए और भी अन्य चीज़ें चाहिए, वो कहाँ से मिलती थी? तो यानी कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। क्या होता था? चीज़ों की अदला बदली
होती थी उससे काम चलाते थे। ठीक है, वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। क्या ले लेते थे? जरूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। यानी उनके पास कुछ जो मुट्ठी भर का मतलब बहुत कम जो आमदनी थी उसका भी सहारा लेना पड़ता था कि कुछ चीजें अदला बदली नहीं होती थी। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत यानी देखो मजदूर थे। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। खेत मजदूरी, खेती में मजदूरी करने वाले। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत का बेंगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। यानी दूसरों के लिए वो काम करने से क्या करते थे? कतराते थे। बेंगा खुद को क्या है? जंगल की संतान मानते थे। बेंगा जो समुदाय है आदिवासियों का, एक बेंगा समुदाय, वो अपने आप को यानी क्या मानते थे? यानी जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेंगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये देखो बेंगा, बेंगा कहने का मतलब कहाँ है? ये गौड़ बेंगा, बेंगा जनजाति कहने का मतलब इसमें बेंगा, सहरिया बेंगा, ये शायद बेंगा ये मध्य प्रदेश में ये जनजाति। ठीक है, अब अगर ये बेंगा ऐसी जनजाति थी वो दूसरों के लिए काम करती थी तो अपना अपमान समझती थी। समझ गए? वो दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करती थी। आसपास जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल यानी करने के लिए क्या होता था? आदिवासियों की खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। आदिवासियों की दिखाने कि जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। आदिवासियों को यानी खरीदना भी पड़ना पड़ता था। ठीक है, इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। ऐसा नहीं है कि वो सस्ती कीमत पर बेचें। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उन पर ब्याज बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों का कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। ठीक है, लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपने सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे कि सारी मुसीबतों की जड़ें कौन है? ये महाजन। और कौन है ये? यानी महाजनों को ही सिर्फ और सिर्फ क्या मानते थे? बाहरी शैतान हैं और ये सारी मुसीबतों की जड़ है यही है। हम पढ़ रहे हैं कि ये आदिवासी लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, अब कुछ जानवर भी पालते थे कुछ आदिवासी। देखो बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर भी अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाए थे जो मौसम के हिसाब से मवेशी या भेड़ों को रेवड़ लेकर, देखो रेवड़, भेड़ों के रेवड़ यानी बहुत सारी भेड़ों को एक साथ लेकर यानी यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाकों में चले जाते थे। हमने देखा नहीं क्या? हम देखते भी हैं कई बार जैसे भेड़ों का रेवड़ आता है। ठीक है, इस समय जब खेत खाली हो जाते हैं तो जो बचता हुआ घास फूस है उसको खाने के लिए यानी रेवड़ आते हैं। ठीक है, जब यानी एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुजर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। देखो ध्यान देना कि पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस, किसको? गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय, कौन सा समुदाय? गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। और कश्मीर के बकरवाल, कश्मीर में बकरवाल एक जाति है, वो बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास के पाठ्य पुस्तक में इनके बारे में हम यानी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब कि अब शिकार का वक्त और बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त है, ये हम यानी कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।